जय श्री राम। अगर कुंडली में हमें यह देखना हो कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना सफल रहेगा, उसकी योग्यताएं किस प्रकार की रहेंगी, उसकी उपलब्धियां किस प्रकार की रहेंगी, उसकी कार्य क्षमता किस प्रकार की रहेंगी, वो अपने जीवन में कितना एक्टिव रहेगा, अगर हमें इन सब चीज़ों का पता लगाना हो तो हमें कुंडली का दर्जा देखना होता है कि कुंडली में कितना दमखम है, क्या वो व्यक्ति ऐसा कर पाएगा। परंतु आज इस वीडियो में हम एक ऐसे सूत्र का जिक्र करने जा रहे हैं जिसकी सहायता से हमें कुंडली खोलते ही ये पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति अपने जीवन में कितना सफल रहेगा, इसकी उपलब्धियां किस प्रकार की रहेंगी और ये कितनी लंबी रेस लगाएगा, ये जीवन में कितना एक्टिव रहेगा। आज इस वीडियो में हम इसी सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे और इसे अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इस योग के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों के ऊपर डिटेल के साथ में विचार करेंगे। परंतु इस विषय को हम और आगे बढ़ाएं इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लगातार अपलोड करते रहता हूँ और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए, मेहनत के साथ वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप में से कोई भी मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे या फिर किसी भी समस्या पर कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब आते हैं हम आज के विषय की ओर और ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम कुंडली देखकर तुरंत ये कैसे पता लगा सकते हैं कुछ सेकंड के अंदर कि ये व्यक्ति जीवन में कितना सफल रहेगा। तो आज का हमारा विषय है कि व्यक्ति जीवन में कितना सफल रहेगा और हमें कुंडली देखते ही ये कैसे पता लगे कि व्यक्ति के जीवन में कितनी उपलब्धियां रहेंगी और वो किस प्रकार के कार्य करते हुए नजर आएगा। जब बात सफलता की होती है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति जो है सफल कब होता है। व्यक्ति सफल हो इसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर योग्यता हो, वो कार्य सक्षम हो, व्यक्ति ऊर्जावान हो, किसी भी कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हो और उस व्यक्ति के अंदर उस कार्य को करने के लिए स्पेशलिटी हो, उसके पास में प्लान ए प्लस प्लान बी, दो प्लान हमेशा एक साथ चल रहे हों, उसमें मैनेजमेंट की क्षमता हो, उसमें कार्य करने की क्षमता हो, हमेशा एक्टिव रहता हो। अगर ये सभी गुण व्यक्ति के अंदर है तो आप कह सकते हैं कि वो जीवन में सफल रहेगा। परंतु हम बात करें कुंडली की तो हम कुंडली में ये किस प्रकार से देख सकते हैं, आज का हमारा विषय इसी पर आधारित है। जहाँ तक कुंडली की बात है तो कुंडली के शक्ति स्थानों को हमें देखना होगा, कुंडली के पावर हाउस को हमें देखना होगा और कुंडली में हम 1, 4, 7, 10 यानी कि केंद्र स्थानों को शक्ति स्थल कहते हैं, उन्हें पावर हाउस भी कहा जाता है। जिस प्रकार से एक पावर हाउस की ऊर्जा के कारण पूरे शहर की बिजली जो है शहर को जगमगा देती है और पावर हाउस ठप पड़ जाने के बाद में पूरे शहर की बत्ती गुल हो जाती है, यही स्थिति कुंडली के केंद्र स्थानों की होती है। केंद्र स्थान यदि कुंडली के अंदर पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो पूरी कुंडली का दर्जा एकदम उड़ जाता है। कुंडली अचानक ही जो है बोलने लगती है, चीखने लगती है कि हाँ, यही वो व्यक्ति है जो जीवन में सफल होगा। अगर हमें ये कुंडली के मार्फत देखना हो तो हमें केंद्र स्थानों को देखना होगा, केंद्र स्थानों की क्षमताओं का आकलन करना होगा। कुंडली में 1, 4, 7, 10 लग्न स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दसम स्थान,
इन 4 स्थानों को केंद्र स्थान कहा जाता है और केंद्र स्थानों का कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा महत्व है। केंद्र स्थान में यदि 1-2 ग्रह यदि शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, तो पूरी कुंडली का दर्जा ऊंचा उठ जाता है और हमें ये पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है जीवन में किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल करेगा। हमें कुंडली में किसी भी व्यक्ति की सफलता का जायज़ा लेना हो तो हम ये देखेंगे कि उसके केंद्र स्थानों में कितना दमखम है। यदि उस व्यक्ति की कुंडली के केंद्र में 2 ग्रह शक्तिशाली हो, बली अवस्था में हो, तो उस व्यक्ति का जीवन सफल रहता है। यानी कि कुंडली के 1, 4, 7, 10 इन 4 घरों में से किसी 2 घरों के अंदर ग्रह बली अवस्था में हो तो उस व्यक्ति के जीवन के अंदर उपलब्धियां बड़ी ज़बरदस्त रहती है, क्योंकि वो व्यक्ति कार्य सक्षम होता है, ऊर्जावान होता है। व्यक्ति हमेशा जीवन में एक्टिव रहता है। अगर 1, 4, 7, 10 में कोई ग्रह ना होकर यदि आपस में एक दूसरे के केंद्र में हुए तो भी इस योग को जो है माना जा सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई एक ग्रह कुंडली के दूसरे घर में है और बाकी का एक ग्रह या तो 5वें घर में होगा, 8वें घर में होगा या 11वें घर में होगा। यानी कि 2, 5, 8, 11 ये जो आपस के केंद्र स्थान हो गए, इन केंद्र स्थानों में 2 ग्रह हो तो भी इस योग को हम मान के चलेंगे। यदि मान लीजिए कोई एक ग्रह जो है कुंडली के तीसरे घर में है तो तीसरे घर के केंद्र स्थान कौन से हुए? 3, 6, 9, 12। यदि 3, 6, 9, 12 यानी कि आपस में एक दूसरे के केंद्र स्थान में हुए तो भी हम इस योग को जो है मानेंगे। तो सूत्र क्या रहा? यदि कुंडली के केंद्र में 2 ग्रह बली अवस्था में हो या 2 ग्रह एक दूसरे के केंद्र में बली अवस्था में हो तो व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। उसे जीवन के हर सेक्टर के अंदर सफलताएं मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो व्यक्ति ऊर्जावान रहता है, कार्य सक्षम रहता है, हमेशा कार्य करने को आतुर रहता है और एक्टिव रहता है। उसके दिमाग में जो है 2 प्लान हमेशा चलते हैं। योग्यताएं भरपूर होती है और योग्यताओं का प्रदर्शन करने के लिए व्यक्ति जो है हर दम तैयार रहता है। तो ऐसी स्थिति हो तो हम कुंडली देखते ही ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति जीवन में कितना सफल रहेगा, और इसे देखना बड़ा आसान है। अब हमें इतना तो पता चल गया है कि केंद्र के अंदर 2 ग्रह बली अवस्था में हो तो व्यक्ति के जीवन में सफलताएं अच्छी मिलती है, परंतु कुंडली में 2 ग्रह बली अवस्था में हो इसे हम किस प्रकार से देखेंगे? इसे देखने के लिए हमें स्थान बल देखना होगा, राशि बल देखना होगा, दिग्बल देखना होगा। उस ग्रह के ऊपर कितना शुभ प्रभाव है वो भी हमें देखना होगा, और साथ साथ हमें नवांश कुंडली में उन ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ेगी। नवांश के अंदर उसकी स्थिति कैसे है? नवांश के अंदर वो वर्गोत्तम है या पुष्कर नवांश में है, वो सौम्य राशि में है या क्रूर राशि में है, नवांश के अंदर उसको राशि बल कैसा है, मित्र सेक्टर में है या स्वय राशि के अंदर है या उच्च के अंदर है, उस स्थान बल कैसा मिला है। इन सभी चीज़ों का आकलन करके हम ये बड़ी आसानी के साथ में पता लगा सकते हैं कि केंद्र स्थानों की कुंडली के अंदर स्थिति कैसी है। वो जो ग्रह कुंडली के अंदर केंद्र में बैठे हुए हैं उनकी अंदर कितनी क्षमताएं हैं, इसका हमें एक बार अंदाज़ा लग जाता है तो फिर आसानी के साथ में ये बता सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का रहेगा, सफल या फिर असफल। तो अब हमें इतना पता चल गया है कि कुंडली के केंद्र के अंदर यदि शक्तिशाली ग्रह हो तो व्यक्ति बड़ा ताकतवर होता है, क्षमतावान होता है, ऊर्जावान होता है और व्यक्ति सफलता के झंडे गाड़ता है। फिर एक विचार तो आपके मन में ज़रूर आएगा कि यदि 3, 4, 5 ग्रह अगर केंद्र स्थान के अंदर हो और सभी बली अवस्था में हो फिर क्या होगा? फिर तो व्यक्ति महानता के श्रेणी के अंदर आएगा, सफलता के झंडे गाड़ेगा। परंतु आप अगर ऐसा सोचते हैं तो थोड़ा विचार कीजिए, उस व्यक्ति के जीवन की स्थिति क्या होगी
उसको सुनकर भी आपको जो है डर लगने लगेगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों के साथ में गुजरेगा। उसका जीवन बहुत मुश्किलों से भर जाएगा। हर समय वो किसी न किसी प्रकार के विचित्र स्थिति के अंदर अपने आप को फंसा हुआ पाएगा, क्योंकि जब एक से ज़्यादा शक्ति के केंद्र इकट्ठे हो जाए तो फिर तनावपूर्ण स्थितियाँ पैदा होती है। जैसे मान लिया जाए कि एक प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के अंदर 5 या 6 सदस्य ऐसे हैं जो सभी के सभी प्रधानमंत्री बनने के काबिल है और अपने अपने जो है पासे फेंक रहे हैं कि मैं इसको हटाकर जगह हासिल कर लूं, सिंहासन पर बैठ जाऊं। तो ऐसी स्थिति में क्या वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है अपने कार्य के साथ में न्याय कर पाएगा? वो ईमानदारी से काम कर पाएगा? जाहिर सी बात है उसके दिमाग में तनाव ज़्यादा रहेगा और हमेशा वो उन लोगों के बारे में सोचने में समय व्यर्थ करेगा जो उसके लिए तनावपूर्ण स्थितियां पैदा कर रहे हैं। अगर तनावपूर्ण स्थितियां इस कदर बढ़ जाएगी तो वो व्यक्ति काम कैसे करेगा? काम ही नहीं करेगा तो फिर सफलता कैसे प्राप्त होगी? अगर इसे और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना हो तो आप भगवान श्री राम की कुंडली देख सकते हैं। भगवान राम की कुंडली के अंदर 4 ग्रह केंद्र के अंदर बली अवस्था में देखने को मिलते हैं। ये तो भगवान राम थे जो इतना सब सह गए। अगर उनकी जगह कोई दूसरा होता तो फिर मस्तिष्क के अंदर एक विस्फोट सा होता और मस्तिष्क उड़ जाता। ऐसी ही स्थितियां पैदा होती है जब केंद्र के अंदर इतने सारे ग्रह बली अवस्था में हो। आप भगवान की स्थिति को देख सकते हैं। जब वो सिंहासन पर बैठने वाले थे तो उनको वनवास हो गया। वनवास भी हुआ तो फिर माता सीता का अपहरण हो गया और फिर उन्हें लोहा भी लेना पड़ा। तो किस आदमी से? रावण के जैसे महायोद्धा से। वो किस्सा भी खत्म हो गया। वापस अयोध्या के अंदर आके उन्होंने राजपाट संभाला तो माता सीता का परित्याग भी करना पड़ा, लोगों के ताने भी सुनने पड़े। इसके बाद तो हद ही हो गई। अश्वमेध यज्ञ के अंदर जब उनके बच्चों ने रथ को रोक लिया तो बच्चों के साथ भी संघर्षपूर्ण स्थितियां पैदा हो गई। इतनी भयानक स्थितियों के अंदर भी जो है भगवान राम ने जो है अपना वर्चस्व साबित किया। अगर उनकी जगह कोई दूसरा होता तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। वो भगवान थे इसलिए इतना सह गए। आम आदमी के लिए इतना सहना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि कुंडली के 2 ग्रह भी है और दोनों शक्तिशाली है तो फिर उनके अंदर टकराव होना निश्चित है। 2 ग्रहों की एनर्जी का संघर्ष होना निश्चित है। व्यक्ति हमेशा जो है तनावपूर्ण स्थिति के अंदर रहेगा, क्योंकि 2 ग्रहों का जब टकराव होता है, 2 एनर्जी एक साथ काम करती है तो व्यक्ति इस प्रकार की मनस्थिति के अंदर रहता है कि मैं ये वाला जो है रास्ता अपनाऊं या फिर वो वाला। मान लीजिए कि कुंडली के अंदर 2 ग्रह बली अवस्था में है, एक मंगल है और एक बुध है। दोनों ही एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो मंगल का काम करने का स्टाइल अलग है और बुध का काम करने का स्टाइल अलग है। बुध चाहेगा कि आप जिस काम को करना चाह रहे हैं उसको बुद्धिमत्ता के दम पर पूरा करें, और मंगल का कहना होगा अरे बुद्धिमत्ता को छोड़ो, मेरे पास एनर्जी है, ताकत है, मैं अपनी ताकत के दम पर ही काम करूँगा, चाहे जो भी होगा मैं देख लूँगा। तो ये मंगल की एनर्जी है, यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देगी। और वहाँ बुध की एनर्जी है सामने, तो बुध की एनर्जी भी काम करती हुई दिखाएगी। परंतु आपके सामने यह समस्या हो जाएगी कि मैं कौन से रास्ते से जो है चलूँ जिससे कि मुझे फ़ायदा हो। तो ये जो तनावपूर्ण स्थितियाँ हैं वो व्यक्ति के जीवन में हर कदम पर जो है देखने को मिलती है, और इनसे पार पाते हुए व्यक्ति को जीवन में सफलता हासिल करनी होती है। और यह स्थिति तब और ज़्यादा भयानक हो जाती है जब 2 ग्रहों के बीच में
5 से कम डिग्री का अंतर हो। अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो या तो 90 डिग्री का हिट बनेगा या 180 डिग्री का हिट बनेगा। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के जीवन में तनावपूर्ण स्थितियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस स्थिति से जो है कैसे निपटा जाए, पर ज्योतिष में इसका भी समाधान हमें देखने को मिलता है। आपको क्या करना है? एक सिंपल सा काम, आपको दोनों ही ग्रहों की शक्ति का अंदाज़ा लगाना होगा कि दोनों में से कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान है। जो ग्रह ज़्यादा बलवान होगा और जिस ग्रह का लगन या लग्नेश के साथ संबंध स्थापित होगा, आपको उस ग्रह की एनर्जी के अनुरूप काम करना होगा ताकि आपको जीवन में ज़्यादा सफलताएं मिल सके। आप उस तनावपूर्ण स्थिति से जो है बच के निकल सकते हैं। ये किस प्रकार से हमें देखना है, इसको आगे हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे इसी वीडियो के अंदर। अब अगर आपको इस योग को अच्छी तरह से समझना है तो आप इस बर्थ चार्ट को ध्यान से देखिए। आपको कुछ सेकंडों के अंदर ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में किस प्रकार की सफलताएं हासिल की होंगी, इसकी उपलब्धियां किस प्रकार की रही होंगी। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कुंडली के लगन के अंदर यहाँ शनि है और दूसरे केंद्र के अंदर यहाँ राहु बैठा हुआ है। यानी कि दो ताकतवर ग्रह एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। हमें इतना ही देखना है, इतना देखकर ही हम बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में उपलब्धियां किस प्रकार की रही होंगी, व्यक्ति कितना एनर्जेटिक रहा होगा, उसकी कार्य क्षमता किस प्रकार की रही होंगी, अपने जीवन के अंदर अपनी एक्टिवनेस के द्वारा व्यक्ति किस प्रकार के जो है कार्य करता हुआ नज़र आएगा। ये समझना बड़ा आसान है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि शनि की स्थिति यहाँ बहुत ताकतवर नज़र आ रही है। शनि जहाँ 14 डिग्री की है, वहीं लगन 18 का, यानी कि लगन के बहुत करीब होने के कारण ये शनि बहुत ताकतवर बना हुआ है। ये तो हुई लगन की बात। और यहाँ अगर हम नवांश की बात करें तो ये शनि यहाँ पर स्कॉर्पियो का है और नवांश के अंदर भी ये स्कॉर्पियो का है। इसका मतलब ये वर्गोत्तम बना हुआ है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ यहाँ चंद्रमा की दृष्टि इसके ऊपर जा रही है और दूसरी तरफ बृहस्पति की दृष्टि इस शनि के ऊपर जा रही है। यानी कि शनि बहुत ताकतवर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक सफल योग बना हुआ है। क्योंकि राहु भी अच्छी स्थिति में है। राहु आप देख पा रहे हैं कि यहाँ नवांश के अंदर त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है और इसका डिस्पोजिट सूर्य उच्च का बना हुआ है, तो राहु भी यहाँ अच्छी स्थिति के अंदर है। परंतु हमें अगर ये फैसला करना हो कि इस व्यक्ति को कौन से ग्रह के राह पे चल के आगे बढ़ना है, तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो है शनि को आदर्श मानकर शनि के कारकत्वों को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा। शनि की कार्य पद्धति किस प्रकार की है? लगातार काम करना, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, बिना रुके, बिना हारे, बिना थके और दूरदर्शिता के साथ में काम करना है, व्यावहारिकता के साथ में काम करना है। तो आप यहाँ शनि को प्राधान्य देंगे। ये कुंडली किसी और की नहीं बल्कि देश के सबसे लोकप्रिय और सफल नेताओं में से एक श्री लालकृष्ण जी आडवाणी की कुंडली है और इनके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी इनसे अच्छी तरह से परिचित हैं और इनके जीवन में उपलब्धियां किस प्रकार की रही है वो भी हमें अच्छी तरह से पता है। तो इनकी कार्य पद्धति को भी हम देखें तो इनकी कार्य पद्धति शनि के अनुकूल ही ज़्यादा हमें देखने को मिली है। वहीं आप यहाँ इस बृहस्पति और शुक्र की स्थिति को देख सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे के केंद्र है। कुंडली का दूसरा घर, 5वां घर, 8वां घर और ये 11वां घर, ये आपस के केंद्र स्थान हो गए। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के केंद्र में हैं
और बृहस्पति को आप यहाँ देख पा रहे हैं कि उच्च का बना हुआ है, और ये जो है लग्नेश का मित्र भी है। और आप अगर शुक्र को देखें तो शुक्र इस कुंडली के अंदर बुध की राशि में है, और बुध यहाँ पर शुक्र की राशि में है, यानी कि बुध और शुक्र के बीच में हमें एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर शुक्र भी काफ़ी बली स्थिति के अंदर हो गया। और नवांश कुंडली के अंदर देखें तो ये शुक्र जो है लगन के लग्नेश के साथ में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों ही ग्रह बली अवस्था में हैं। तो इनके जीवन की अगर हम घटनाओं को देखें तो इनके जीवन में हम बृहस्पति और शुक्र के प्रभाव को समझ सकते हैं। जहाँ बृहस्पति इनके जीवन के अंदर दूरदर्शिता को दर्शाता है, इनके ज्ञान को दर्शाता है, इनके विजडम को दर्शाता है, और इनकी जो कार्य की जो पद्धति है उसको दर्शाता है। अगर हमें दोनों में से फैसला करना हो कि कौन से ग्रह की राह पे चलना इनके लिए आसान रहा होगा या कौन से ग्रह की राह पे चलना इनके लिए ज़रूरी रहा होगा, तो आप इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि बृहस्पति यहाँ लग्नेश का मित्र है और उच्च का बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि बृहस्पति की राह इनके लिए ज़्यादा सूटेबल रही होंगी, और ऐसा ही हमें इनके जीवन में देखने को मिला है। इनके कार्य पद्धति के अंदर एक आदर्श भाव था। राजनीति को इन्होंने जिस अंदाज से लिया वो एक आदर्श नमूना था, क्योंकि इनके पास में प्रधानमंत्री बनने का एक स्वर्ण अवसर आया था, परंतु इन्होंने यही पद अपने देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सौंप दिया था। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिनसे आप परिचित हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनका जीवन बृहस्पति के कितना करीब रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि 3, 6, 9 और 12 ये आपस के केंद्र स्थान हो गए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि चंद्रमा और ये 3 ग्रह बुध, शुक्र और मंगल ये आपस में एक दूसरे के केंद्र में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इतने सारे जब ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं और यहाँ चंद्रमा के साथ में जो संघर्षपूर्ण स्थितियाँ हो रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके जीवन के अंदर किस प्रकार का मानसिक तनाव रहा होगा, किस प्रकार की जो है संघर्षपूर्ण स्थितियाँ रही होंगी। अगर आप इनके जीवन को अच्छी तरह देखने का प्रयास करें तो आपके सभी सवालों का जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस उदाहरण कुंडली के द्वारा आप बड़ी आसानी के साथ में समझ सकते हैं इस योग को, और ये बड़ी आसानी के साथ में पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर उपलब्धियां हमें किस प्रकार की देखनी है। व्यक्ति जीवन में सफल रहेगा या असफल, ये हमें कुंडली के द्वारा किस प्रकार से देखना है। हमें कुंडली के केंद्र स्थान को किस प्रकार से देख समझ कर जो है इस बात का आकलन करना है, ये समझना आपके लिए बहुत ही सरल है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुंडली के अंदर केंद्र के 2 घरों को देखकर हमें किस प्रकार से जजमेंट लेना है कि व्यक्ति का जीवन कितना सफल रहा होगा या उसके जीवन में उपलब्धियां किस प्रकार की रही होंगी। व्यक्ति कितना उत्साहित होकर काम करने वाला रहेगा, उसकी एक्टिवनेस किस प्रकार की रहेंगी, उसकी कार्य क्षमता किस प्रकार की रहेंगी। ये अंदाज़ लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बड़ी आसानी के साथ आसानी के साथ में आप ये काम कर सकते हैं और कुछ सेकंडों के अंदर ही कर सकते हैं। और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में तनावपूर्ण स्थितियाँ किस प्रकार की रहेंगी और उस तनाव से बचने के लिए व्यक्ति को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, ये सब चीज़ें आप बड़ी सरलता के साथ में जान सकते हैं। और अपनी अपनी कुंडलियों पर लगाकर इसे आप अनुभव कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा लोगों तक मिल सके। और इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।